एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। इन वीडियो सीरीज में हम इम्यूनोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं और ह्यूमन इम्यून सिस्टम कैसे फंक्शन करता है, कैसे वर्क करता है और फॉरेन पैथोजन के खिलाफ कैसे एक्शन लेता है, उस बारे में हम पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इनेट इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा था और उसके पहले हमने बैरियर इम्यूनिटी पढ़ लिए थे। इम्यूनोलॉजी, इम्यूनिटी और इम्यून सिस्टम किसे कहते हैं, हमने ये देख लिया था। आज का जो वीडियो लेक्चर होगा, अब हम आगे बढ़ते हुए एडेप्टिव इम्यूनिटी की तरफ चलेंगे। एडेप्टिव इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी बोलते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एंड इसको स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी आप कह सकते हो, स्पेसिफिक इम्यूनिटी। अब वीडियो में आगे जब चलेंगे तो आपको एक्चुअली पता चलेगा कि स्पेसिफिक इसे क्यों कहा जाता है। इनेट इम्यूनिटी के बारे में हमने देखा था कि वो नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यून सिस्टम था, क्योंकि उसका जो फंक्शन था वो सारे पैथोजन के लिए, उसका अटैक मैकेनिज्म सारे पैथोजन के लिए सेम ही था। किसी के लिए कोई स्पेशलाइज्ड उसमें प्रोडक्शन नहीं होता था किसी भी चीज का। दैट्स व्हाई दैट इज नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। बट एडेप्टिव का ये है कि ये स्पेसिफिक इम्यूनिटी इसलिए शो करता है, या फिर इसको स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पर्टिकुलर पैथोजन के लिए ही एक इम्यून रिस्पॉन्स या एक एंटीजन प्रेजेंट करता है, एक एंटीजन प्रोड्यूस करता है। बहुत स्पेसिफिक होता है, पर्टिकुलर पैथोजन के लिए, पर्टिकुलर बीमारी के लिए ये स्पेसिफिक होता है और उसके लिए एंटीजन या उसके लिए जो रिस्पॉन्स है वो क्रिएट करता है। दैट्स व्हाई इट इज स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी। तो अपन आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। पिछले वीडियोस में हमने स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक और बैरियर इम्यूनिटी देख ली थी कि फिजिकल टाइप ऑफ बैरियर्स क्या होते हैं, सेलुलर बैरियर्स क्या होते हैं, न्यूट्रोफिल्स का फंक्शन देखा था, बेसोफिल्स देखा था, ईओसाइनोफिल्स देखा था, डेंड्राइटिक सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स, इन सब के बारे में हमने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं अपन एडेप्टिव इम्यूनिटी में कि क्या है एडेप्टिव इम्यूनिटी। अब जब एडेप्टिव इम्यूनिटी की अपन बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे स्पेशलाइज्ड सेल हैं जिनको कंपोज करके एडेप्टिव इम्यूनिटी बनती है या इसका फंक्शन स्टार्ट होता है। कई सारे सेल हैं, हम आगे अब लिम्फोसाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं उनके बारे में देखेंगे, ठीक है। एडेप्टिव इम्यूनिटी के बारे में एक और चीज थी कि इसको एडेप्टिव क्यों कहा जाता है, व्हाई इट्स कॉल्ड एडेप्टिव इम्यूनिटी। हमारे शरीर में एक चीज तो ये पहले से प्रेजेंट नहीं होता, मतलब जन्म के पहले, जन्म लेते समय ये इम्यूनिटी हमारे अंदर नहीं रहती है, पर जन्म लेने के बाद जब कोई फॉरेन पैथोजन हम पे अटैक करता है तो उसके प्रति ये इम्यूनिटी हमारे अंदर डेवलप करती है। उस पैथोजन के प्रति हमारे अंदर हम अडेप्ट करते हैं। अडेप्ट करना मतलब कि किसी चीज को लेना, अडेप्ट करना। तो जब हम किसी के प्रति इम्यूनिटी अडेप्ट करते हैं, पैथोजन को पहचानते हैं, फिर हम उसको अडेप्ट करते हैं, इस कारण से इसे एडेप्टिव इम्यूनिटी या एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है। एक्वायर करना मतलब किसी से लेना, कुछ आपको मिले तो आप कुछ ले लो, मतलब कि एक रिस्पॉन्स ले रहे, पैथोजन आपके सामने है तो उसकी मेमोरी आप अपने ध्यान में रख रहे हो। बर्थ के समय आपके पास नहीं था, उस फॉरेन जो पैथोजन है उसका एक्सपोजर आपके ऊपर नहीं हुआ था, पर जब आपने जन्म ले लिया उस फॉरेन पैथोजन का एक्सपोजर आपके ऊपर हुआ, उसके बाद जब उसका रिस्पॉन्स, उसकी मेमोरी आप अपने अंदर स्टोर करके रखोगे, कुछ अडॉप्ट करोगे, कुछ एब्जॉर्ब करोगे, एक्वायर करोगे, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एडेप्टिव इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ओके, नेक्स्ट अपन करते हैं, आगे देखते हैं। बाय बर्थ प्रेजेंट नहीं होती है, ये तो अपन ने देख लिया। अब इसका जो वर्किंग मॉडल है, किस तरह से वर्क करता है ये एडेप्टिव इम्यूनिटी, इसके बारे में अपन देखते हैं कि वर्किंग मॉडल क्या है। अब एडेप्टिव इम्यूनिटी की एक बात है कि यहाँ पे आपको लिम्फोसाइट्स के बारे में पढ़ना है, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स, इनके बारे में पढ़ना है। ओके, तो लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, अलग अलग लिम्फोसाइट्स, और उसमें आपको एक चीज यहाँ पे मिलेगा कि ये इस टाइप की जो इम्यूनिटी ये स्पेसिफिक एंटीजन प्रोड्यूस करती है। दे प्रोड्यूस, सॉरी, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, एंटीबॉडीज। What are antibodies? They are proteins. Antibodies are proteins. They are very specific for a particular pathogen.
एक पैथोजन के लिए ये स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है एडेप्टिव इम्यून सिस्टम, और उस पैथोजन पे ही सिर्फ अटैक करता है। ओके, पर अब एक चीज है कि एडेप्टिव इम्यूनिटी का जो वर्किंग क्राइटेरिया स्टार्ट होगा, मतलब एक पैथोजन है, उसकी मेमोरी लेने के लिए या उसको पहचान के रखने के लिए पहली बार तो कभी मिलना पड़ेगा। दैट मीन्स कि उस फॉरेन मॉलिक्यूल से, कोई भी फॉरेन मॉलिक्यूल है आपके बॉडी में एंटर करता है फर्स्ट टाइम लाइफ में, पहली बार आपको कोई एक बीमारी हुई और उस मॉलिक्यूल को पहली बार आपका एडेप्टिव इम्यूनिटी मिल रहा है, तो जब फर्स्ट रिस्पॉन्स होगा ना, तो उस समय इसका जो फंक्शन होगा या उस समय इसका जो अटैक होगा वो इतना स्ट्रांग नहीं होगा उसके प्रति। पहला जो रिस्पॉन्स होगा, तो पहले रिस्पॉन्स में अगर आप एक ग्राफ देखो तो पहला रिस्पॉन्स कोई ज्यादा हाई नहीं होगा, पहला रिस्पॉन्स नॉर्मल रहेगा, बट ये आप समझो फर्स्ट रिस्पॉन्स, ठीक। अब पर वही पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या यही पैथोजन जब सेकेंड टाइम आपके शरीर में आएगा, अब एक बार तो ये शरीर में आ गया, एक बार जब आया तो चूंकि एडेप्टिव इम्यून सिस्टम जो था वो इसको पहचानता नहीं था, तो इसलिए ज्यादा इसके ऊपर कुछ अटैक कर नहीं पाया। पर जब एक बार इसने पहचान लिया फर्स्ट टाइम में, तो इसने इसकी मेमोरी रख ली कि हाँ ये कभी ना कभी पैथोजन आया था हमारे शरीर में, अब इसने मेमोरी रख ली इसकी। अब नेक्स्ट टाइम जब ये पैथोजन आएगा, तो जब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा वो बहुत ज्यादा हाई होगा, बहुत रैपिडली ग्रो करेगा। अब ये सेकेंड रिस्पॉन्स है इसका, ये इसका सेकेंड रिस्पॉन्स है सेम पैथोजन के प्रति। पहले क्या था, कोई खास एक्शन नहीं था, एक्शन बहुत मिनिमल था, बहुत मिनिमम एक्शन था, बट यहां पे अगर आप देखो तो काफी हाई एक्शन है, तुरंत बहुत फास्ट एक्शन होगा, और ये जो पैथोजन है वो किल कर देगा, मतलब पैथोजन को किल कर दिया जाएगा, इस बीमारी से हमें बचा लिया जाएगा। तो फर्स्ट एक्सपोजर या फर्स्ट रिस्पॉन्स जो है उसमें हो सकता है कि जो आपका एडेप्टिव इम्यूनिटी है वो इतना वर्क ना कर पाए, बट एक बार जब वो फॉरेन मॉलिक्यूल को पहचान जाएगा, फॉरेन पैथोजन को पहचान जाएगा, देन सेकेंड रिस्पॉन्स में वो बहुत एडवांस तरीके से उस पर अटैक करेगा और स्पेसिफिक एंटीबॉडी उसके लिए बना के तुरंत भेजेगा। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई कि फर्स्ट रिस्पॉन्स हो सकता है मिनिमम हो, बट सेकेंड रिस्पॉन्स होगा वो मैक्सिमम होगा और उस पर बहुत ज्यादा इम्यून रिस्पॉन्स मिलेगा, और यहाँ पे बहुत ज्यादा एंटीबॉडीज भेजे जाएंगे, बहुत ज्यादा जो फैगोसाइटिक सेल है वो भेजे जाएंगे। ओके, अब अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपन आगे पॉइंट देखते हैं। ये तो अपन ने देख लिया फर्स्ट रिस्पॉन्स और सेकंड रिस्पॉन्स, बहुत सारे लिम्फोसाइट, बहुत सारे एंटीबॉडी और बहुत सारी जो ऐसी चीजें हैं जो उसके अगेंस्ट वर्क करे, ऐसे सेल्स हैं, फैगोसाइटिक सेल्स है, डेंड्राइटिक सेल्स, एनके सेल्स, उन सबको पॉइंट पे भेजा जाएगा बहुत फास्टली। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं इनके सेल्स कौन से हैं, एडेप्टिव इम्यूनिटी के सेल्स ऑफ एडेप्टिव इम्यूनिटी। ओके, सेल्स ऑफ एडेप्टिव इम्यूनिटी। ओके, देखते हैं। अब सेल्स ऑफ एडेप्टिव इम्यूनिटी की बात करते हैं तो दो टाइप के सेल्स आते हैं यहाँ पे। फर्स्ट इज बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, एंड सेकेंड इज टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, ये दो टाइप के सेल्स आते हैं आपके। अब ये जो लिम्फोसाइट्स है ना, दीज आर अ टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स, आप समझो ये दे आर टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स और दे आर आल्सो व्हाइट ब्लड सेल्स। ओके, दे आर आल्सो व्हाइट ब्लड सेल्स। बी एंड टी दे आर आल्सो WBCs। ओके, एंड WBCs में ये जो टोटल लिम्फोसाइट्स है, ये टोटल WBC का 20 से 40% एरिया जो है, 20 से 40% टोटल WBC में यही रहेंगे। 20 to 40% ऑफ टोटल व्हाइट ब्लड सेल्स। ओके, नेक्स्ट अपन आगे देखते हैं एडेप्टिव इम्यूनिटी जो है। अब बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट को तो अपन ने देख लिया, अब इसके आगे अपन देखते हैं कि जो एडेप्टिव इम्यूनिटी है इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है।
फंक्शनिंग इनका अपन देखेंगे, ये डिवीजन में ये दोनों ही अब आएंगे। दो पार्ट में एडेप्टिव इम्यूनिटी को डिवाइड किया गया है। एक है ह्यूमोरल इम्यूनिटी। व्हाट इज ह्यूमोरल इम्यूनिटी? फर्स्ट इज ह्यूमोरल इम्यूनिटी एंड सेकंड इज सेलुलर इम्यूनिटी। तो अपन देखते हैं कि जो एडेप्टिव इम्यूनिटी है इसको दो पार्ट में अपन ने डिवाइड किया। फर्स्ट इज humoral and second is cellular. Humoral immunity, cellular immunity. Okay, humoral immunity and cellular immunity. अब इनके बारे में देखते हैं। ये जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी है ये फंक्शनिंग होगा किसके द्वारा? बी लिम्फोसाइट। और सेलुलर इम्यूनिटी है वो किसके द्वारा फंक्शनल होगा? टी लिम्फोसाइट। तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी बी लिम्फोसाइट और सेलुलर इम्यूनिटी टी लिम्फोसाइट, जिसको आप CD8 भी बोलते हो और बी लिम्फोसाइट को CD4 भी बोलते हो। ओके, सॉरी, अपन जब टी लिम्फोसाइट डिवाइड करेंगे तब उसमें CD8 एंड CD4 देखेंगे, जहां पे अपन को हेल्पर टी सेल और किलर टी सेल मिलेंगे। तो जो किलर टी सेल होगा वो CD8 टाइप होगा और जो हेल्पर टी सेल होगा वो CD4 टाइप होगा। ओके, आगे अपन बढ़ते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी में बी लिम्फोसाइट और सेलुलर इम्यूनिटी में टी लिम्फोसाइट। ये आप याद रखना, ह्यूमरल में बी, सेलुलर में टी। ओके, नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। जो आपका टी लिम्फोसाइट है, बी को अभी डिस्कस करेंगे अपन। फर्स्ट डिस्कस अबाउट टी लिम्फोसाइट। तो जो आपका टी लिम्फोसाइट है, टी लिम्फोसाइट को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक जो है हेल्पर टी सेल्स, टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक जो है वो है आपके हेल्पर टी सेल्स और दूसरे जो है वो है किलर टी सेल्स। एक हेल्पर, दूसरे किलर। एक हेल्प करेंगे, दूसरे मारेंगे। इनका जो नाम है वही इनका फंक्शन है। आपका नाम आपको समझ में आ गया। हेल्पर मतलब मदद करने वाले, किलर मतलब मारने वाले। किलर टी सेल का क्या मतलब होगा? मारने वाले। किसको मारने वाले? ये जो किलर टी सेल्स हैं ये मारेंगे जो आपके पैथोजेंस आएंगे, उनको डायरेक्ट इन्वेड करके ये खत्म कर देंगे। एंड दीज किलर टी सेल्स आर आल्सो नोन एज CD8 सेल्स। दे डायरेक्ट इन्वेड्स या फिर सीधे बोलो दे किल्स द पैथोजन। अब आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था नेचुरल किलर सेल्स के बारे में। तो किलर टी सेल्स ये जो है पैथोजन को मार रहे हैं। नेचुरल किलर सेल्स क्या होता है? जो खुद के जो डिफेक्टिव या खुद के इन्फेक्टेड सेल्स हैं उनको खत्म कर रहे थे। तो दिस इज द बेसिक और बहुत जरूरी डिफरेंस है। इसमें कंफ्यूजन बहुत होती है, पर आप कंफ्यूज मत होना कि किलर टी सेल्स इट्स अ पार्ट ऑफ टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट का पार्ट है किलर टी सेल, जिसको CD8 भी अपन बोलते हैं। तो ये जो है पैथोजन को मारेगा। और इनेट इम्यूनिटी में अपन ने नेचुरल किलर सेल के बारे में पढ़ा था, जो कि जो खुद का इन्फेक्टेड सेल होगा उनको खत्म करेगा। ओके, ये आप कंफ्यूज मत होना इस डिफरेंस में। अपन आगे चलते हैं। अब किलर टी सेल के बारे में, CD8 के बारे में अपन ने देख लिया कि ये पैथोजन को खत्म करते हैं। तो हेल्पर टी सेल क्या करते हैं? एक तो इनको अपन बोलते हैं CD4। तो किलर टी सेल का हो गया कि वो पैथोजेंस को मारते हैं। और हेल्पर टी सेल क्या करते हैं? हेल्पर टी सेल जो है ये बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ ग्रोथ फैक्टर सिक्रीट करते हैं। अब ये हेल्पर हैं तो हेल्प किसकी करेंगे? ये डिफरेंट टाइप ऑफ इम्यून सेल्स जो हैं, और भी बहुत सारे इम्यून सेल्स हैं, उनकी हेल्प करेंगे। किस चीज में? उनको ग्रो करवाने में हेल्प करेंगे। उसके बाद जो दूसरे सेल्स हैं उनके प्रॉपर फंक्शनिंग में भी यही हेल्प करते हैं। हेल्पर टी सेल जो है दूसरे इम्यून सेल्स की प्रॉपर फंक्शनिंग हो, दूसरे इम्यून सेल्स का प्रॉपर ग्रोथ हो, इन सब के लिए यही क्या कहते हैं? जिम्मेदार होते हैं। ओके तो किलर के बारे में आपने देख लिया कि ये किल करते हैं।
हेल्पर के बारे में अपन ने देख लिया कि हेल्प करते हैं दूसरे सेल्स को, दूसरे इम्यून सेल्स को ग्रो करने में और दूसरे इम्यून सेल्स को पर्टिकुलर फंक्शन और उनको प्रॉपर फंक्शन प्रोवाइड करवाने में। ओके, अब हेल्पर टी सेल और किलर टी सेल का ये डिफरेंस तो अपन ने देखा, बट एक और चीज है जो शायद आपको एग्जाम में कहीं पूछी गई हो या पूछी जा सकती है और कई बार पूछी भी जाती है कि हेल्पर टी सेल जो है ये तो चलो आपको प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करता है, प्रॉपर हेल्प्स इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सेल्स। बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स हैं, उनको भी ये बेचता है। आपने एक बीमारी का नाम सुना होगा, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब एड्स क्या करता है, वो हमारे शरीर में इन्हीं हेल्पर टी सेल्स जो हैं इन पे अटैक करता है। एड्स जो है वो हेल्पर टी सेल CD4 सेल्स पे अटैक करता है। जब CD4 सेल पे अटैक होगा और इसकी फंक्शनिंग बंद हो जाएगी तो ये जिन सेल्स को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भेजता था, अब ये हर सेल, जितने भी इम्यून सेल्स हैं इंक्लूडिंग CD8, किलर टी सेल्स हो, चाहे उसके पहले इनेट इम्यूनिटी के सारे सेल्स हो, उन सबके ग्रोथ के लिए और उन सबके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है। तो जब यही डिफेक्ट हो जाएगा तो आपका कोई भी इम्यून सेल किसी काम का नहीं रहेगा। तो इस कारण से जो आपका एड्स है, एड्स के बारे में हम पढ़ते हैं कि इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है। तो इम्यून सिस्टम में भी हेल्पर टी सेल्स जो है CD4 सेल्स, उस पर स्पेसिफिकली अटैक होता है, क्योंकि एक मैकेनिज्म है, एक फंक्शन है इसका सबको संभालने का। तो जो बंदा सबको संभाल रहा है, जब उसी पे आप अटैक करोगे तो सब अपने आप बिगड़ जाएंगे। सो दैट्स व्हाई एड्स को संभालना इतना मुश्किल है और एड्स इतनी बड़ी बीमारी है हमारे जनरेशन में बन के अभी भी फैली हुई है। सो हेल्पर टी सेल पे डायरेक्ट अटैक करता है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, और इसकी फंक्शनिंग जब खराब होती है तो इसके जुड़े हुए जितने भी सेल्स हैं, जितने भी इम्यून सेल्स हैं, सबकी फंक्शनिंग खराब हो जाती है, सबका ग्रोथ रुक जाता है और वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते। तो हमारे अंदर कोई भी बीमारी आती है वो ग्रो करने लगती है और उसके प्रति हमारे अंदर कोई भी प्रतिरोधक क्षमता नहीं होती है, कोई भी इम्यूनिटी नहीं होती है। इस कारण से एड्स जो है इतना वाइटल डिजीज है और इतना ज्यादा खतरनाक डिजीज है, क्योंकि ये हमारे हेल्पर टी सेल CD4 सेल जो कि बाकी सेल्स को हेल्प करता है उसी को खत्म कर देता है। ओके, आगे अपन चलते हैं अब ह्यूमोरल पे, जहां तक बात है बी लिम्फोसाइट्स पे। टी लिम्फोसाइट का अपन ने देख लिया, दो टाइप के, एक तो किलर है और एक हेल्पर। और हेल्पर किस हद तक इंपॉर्टेंट है इस बारे में भी आपको पता चल गया। ओके, तो एड्स के बारे में कोई पूछे कि बहुत स्पेसिफिक पूछे कि इम्यून सिस्टम में कहाँ अटैक करता है, तो आप बोल सकते हो कि हेल्पर टी सेल उसको अटैक करता है, जिसको अपन CD4 सेल भी बोलते हैं, और उस पे इनकी फंक्शनिंग खराब कर देता है, उनकी फंक्शनिंग पर अटैक करता है। तो चूंकि बाकी सेल्स की फंक्शनिंग भी CD4 पे ही डिपेंडेंट होती है, तो सारे इम्यून सेल्स की फंक्शनिंग बहुत बिल्कुल गड़बड़ हो जाती है और वो प्रॉपर वे में फंक्शन नहीं कर पाते और हमारे शरीर को इम्यूनिटी नहीं प्रोवाइड करवा पाते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ह्यूमोरल इम्यूनिटी मतलब बी लिम्फोसाइट्स। अब बी लिम्फोसाइट्स जो है यहाँ पे स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूस होते हैं। दे प्रोड्यूस स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन जिनको हम बोलते हैं एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कौन करता है? बी लिम्फोसाइट्स। ये चीज अब समझ में आई होगी आपको साफ साफ कि एंटीबॉडीज बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करता है। एंटीबॉडीज का क्या फंक्शन होता है? एंटीबॉडीज का फंक्शन क्या होता है? कोई भी फॉरेन पैथोजन है, एंटीबॉडी का एक तो बात है कि फॉरेन पैथोजन जो आता है उसको एंटीबॉडी खत्म नहीं करता। एक चीज आप ध्यान रखना, एंटीबॉडीज फॉरेन पैथोजन को खत्म नहीं करता। एंटीबॉडी फॉरेन पैथोजन पे इस तरह से बाइंड हो जाता है कि वो एक सिग्नल प्रोड्यूस करता है उन सेल्स को, चाहे वो फेगोसिटिक सेल्स हो, चाहे वो किलर सेल्स हो, चाहे वो टी लिम्फोसाइट्स के किलर सेल्स हो,
उन सेल्स को एक सिग्नल प्रोवाइड करता है कि हाँ मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे मौजूद हूँ, यहाँ प्रेजेंट हूँ, और उस जो पैथोजन है उसको वो घेर के रखता है, उस मॉलिक्यूल को घेर के रखता है। सो एंटीबॉडीज का फंक्शन क्या है, ये डायरेक्टली डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं, बट ये एक सिग्नल प्रोवाइड करते हैं उन सेल्स को जो कि उस पैथोजन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओके, तो अपन इसके बारे में अब देखते हैं। एंटीबॉडी डिस्ट्रॉय नहीं करता। एंटीबॉडी का आपने ऐसे स्ट्रक्चर देखा होगा, वाई शेप। वाई शेप जो एंटीबॉडी है वो क्या करता है, किसी भी जो मॉलिक्यूल है उस पे जाके यहाँ बाइंड कर जाएगा। कोई भी एक मॉलिक्यूल है फॉरेन पैथोजन, वो यहाँ पे आके बाइंड कर जाएगा। एक एंटीबॉडी यहाँ भी आके बाइंड कर जाएगा, ऐसी एक एंटीबॉडी है वो यहाँ भी आके बाइंड कर जाएगा। ऐसे जब एंटीबॉडीज बाइंड करते जाते हैं हर तरफ से, इसने एंटीबॉडीज ने घेर लिया इस मॉलिक्यूल को, इस पैथोजन को, तो ये एक सिग्नल प्रोवाइड करते हैं बाकी के इम्यून सेल्स को, और बाकी के इम्यून सेल्स इसी एंटीबॉडी के थ्रू उसको पहचानते हैं कि हाँ ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है जिसको हमें डिस्ट्रॉय करना है। तो एंटीबॉडीज का ये फंक्शन है, दे डायरेक्टली डिड नॉट किल द ऑर्गेनिज्म। ये ऑर्गेनिज्म को डायरेक्ट नहीं किल करते, जो पैथोजन उसको डायरेक्ट नहीं किल करते, रेदर ये एक सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं उन सेल्स के लिए जो आके इनको खत्म कर सके। ओके, आगे अपन देखते हैं। अब ये जो घेरा बनाया है, घेराबंदी की गई है, इसको अपन बोलते हैं ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन मतलब एक तरह से हो गया एक कवरिंग बनाना, एक लेयर, शुगर की एक लेयर, शुगर कोटिंग कर देना। ये शुगर कोटिंग एक तरह से हो रही है यहाँ पे। शुगर कोटिंग का मतलब एक लेयर बनाया, एक लेयर बनाया तो ये टेस्ट प्रोवाइड कर रहा है। और इस जो सिचुएशन है इसमें आप बोल सकते हो कि एक सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। इस पर्टिकुलर ये जो घेरा बन रहा है इसको अपन यहाँ बोलते हैं ऑप्सोनाइजेशन। और जितने भी टाइप के इम्यून सिस्टम्स होंगे, जितने भी टाइप के इम्यून रिस्पॉन्सेज होंगे, वो इसी एंटीबॉडी के लेयर को, एंटीबॉडी के जो कवच है पूरा जो घेर के रखा है इसको पहचानेंगे एंड देन उस पर अटैक करेंगे। ओके, सो ये इम्यून आपका एडेप्टिव इम्यूनिटी, उसका कुछ था कि हमने एडेप्टिव इम्यूनिटी में क्या क्या देखा, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स देखे। टी लिम्फोसाइट के बाद में हमने देखा कि एक हेल्पर टी सेल था और एक था किलर टी सेल। किलर टी सेल का क्या था कि वो जो भी फॉरेन पैथोजेंस होंगे उनको डायरेक्ट किल करेगा, और हेल्पर टी सेल का क्या था कि हेल्पर टी सेल्स जो हैं वो बाकी सेल्स के, बाकी इम्यून सेल्स के ग्रोथ में, बाकी इम्यून सेल्स के प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। एड्स जो है इतनी खतरनाक बीमारी, वो हेल्पर टी सेल CD4 सेल्स पे ही अटैक करता है और उनकी फंक्शनिंग खराब कर देता है, जिस कारण से हमारा जो पूरा इम्यून सिस्टम है उसकी फंक्शनिंग प्रॉपर्ली नहीं हो पाती है। उसके बाद हमने ह्यूमरल इम्यूनिटी मतलब बी लिम्फोसाइट्स के बारे में देखा, जहां पे हमने देखा कि एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन एंटीबॉडीज यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, जो कि एंटीबॉडीज जो है वो फॉरेन पैथोजन पे जाके लिपट जाते हैं, चिपक जाते हैं, बाइंड हो जाते हैं, ऑप्सोनाइजेशन करते हैं, जिस कारण से बाकी इम्यून सेल्स जो है वो इस फॉरेन पैथोजन को पहचान पाते हैं और इस पर अटैक करके इसको मार पाते हैं और हमारे शरीर को एक बीमारी से बचा पाते हैं। सो ये बेसिक था आपका एडेप्टिव इम्यूनिटी का। तो हमने बैरियर इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी और एडेप्टिव इम्यूनिटी इन तीनों को देख लिया। कुछ डिफरेंसेस थे जो हम देख रहे थे। एक डिफरेंस इसमें बेसिक है कि डेवलपमेंट के बारे में हमने इनेट और एडेप्टिव के बारे में देख लिया। अब इनेट एडेप्टिव में हमने बहुत सारे डिफरेंसेस देखे, उसमें पर्टिकुलर एक डिफरेंस हमने देखा कि जो इनेट इम्यूनिटी है वो नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी थी, जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी है। तो इनेट इम्यूनिटी, नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी मतलब हमारे शरीर में तो पहले से प्रेजेंट होगी पर स्पेसिफिक नहीं होगी किसी फॉरेन पैथोजन के लिए या फॉरेन मॉलिक्यूल्स के लिए। पर जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होगी वो स्पेसिफिक होगी किसी एक ऑर्गेनिज्म के लिए, किसी एक पैथोजन के लिए। इनेट इम्यूनिटी जो है वो बाय बर्थ हमारे अंदर प्रेजेंट होती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो हम जन्म लेने के बाद एक्वायर करते हैं, अडेप्ट करते हैं। उसके बाद जो रिस्पॉन्स टाइम है, रिस्पॉन्स टाइम मतलब पैथोजन के आने के बाद उसको मारने के लिए जो टाइम चाहिए, वो रिस्पॉन्स टाइम जो वो इनेट इम्यूनिटी का फास्ट होता है क्योंकि वो हमारे अंदर पहले से प्रेजेंट है। तो इनेट इम्यूनिटी का जो रिस्पॉन्स टाइम होगा वो फास्ट होगा, पर एक्वायर्ड इम्यूनिटी का जो रिस्पॉन्स टाइम है वो स्लो होगा बट ज्यादा ताकतवर होगा। ये एक पर्टिकुलर डिफरेंस है।
उसके बाद अपन देखते हैं कि जो पोटेंसी है, पोटेंसी मतलब क्षमता, किसकी ताकत ज्यादा है। तो इनेट इम्यूनिटी जो है वो भले ही फास्ट रिस्पॉन्स करता है, पर उसका रिस्पॉन्स जो होता है वो इतना तगड़ा नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि उसको वो हमेशा के लिए मार दे। पर एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो स्लो रिस्पॉन्स करता है, बट उसका जो रिस्पॉन्स होता है वो बहुत स्पेसिफिक होता है। तो उस रिस्पॉन्स के कारण वो जो फॉरेन मॉलिक्यूल होगा वो नष्ट हो सकता है, और हो सकता है कि वो पूरी तरह से नष्ट हो जाए और आपके बॉडी में कभी आके वापस अटैक ना करे। और जब भी वो अटैक करेगा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में ये तो अपन ने देख ही लिया कि एक बार अगर एक्वायर्ड इम्यूनिटी या एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम के जो भी सेल्स हैं उन्होंने इस फॉरेन मॉलिक्यूल को एक बार पहचान लिया, तो लाइफ में कभी भी आपके शरीर में वो एंटर करे, उनको पहचानने में और किल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपके एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम को। ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस भी थे आपके इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। हमने अभी इम्यून सिस्टम में इम्यूनोलॉजी की डेफिनेशन, इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यून सिस्टम क्या होता है, इनेट इम्यूनिटी क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, इनेट का ही पार्ट था बैरियर इम्यूनिटी, उसके बारे में। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हमने बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट में हमने हेल्पर टी सेल और किलर टी सेल के बारे में पढ़ लिया। बी लिम्फोसाइट में हमने ह्यूमरल इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा, जहाँ पे हमने देखा कि ह्यूमरल इम्यूनिटी के अंदर हम कुछ प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं जिनको हम एंटीबॉडी बोलते हैं, और एंटीबॉडी का काम होता है कि वो जो फॉरेन मॉलिक्यूल आता है, फॉरेन पैथोजन आता है, उसको एक तरह से कवर कर लेते हैं, उस पर बाइंड हो जाते हैं और एक सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं ताकि बाकी जो सेल्स हैं वो उनको पहचान सके और आके फॉरेन मॉलिक्यूल को किल कर सके। और इस तरह से हमारे शरीर में जो हमारा इम्यून सिस्टम है ये वर्क करता है। तो ये बेसिक ओवरव्यू था हमारे ह्यूमन सिस्टम के इम्यून सिस्टम का। तो आई थिंक आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी और वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।